नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस व टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए एक वीकली करंट अफेयर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसने इनिशिएटिव में डे वाइज हम जो है एक सब्जेक्ट के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। जैसा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण का करंट अफेयर भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स यानी कि जो अर्थशास्त्र है या आप कहे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से 5 टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले रोड टैप स्कीम के बारे में, ये स्कीम क्या है, ये किसको रिप्लेस करके आई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर बेसिकली हम समझेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा, यूपीआई में कुछ चेंजेस आए गए हैं, उनको लेकर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से बताया गया था, तो वो क्या चेंजेस हैं ये हम समझने का प्रयास करेंगे। यूपीआई के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे। थर्ड जो टॉपिक होगा वो कैग ने दरअसल एक डाटा बताया है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स का जो खर्चा है उसके अंदर पेंशन बिल जो है बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा समझने का यहाँ पे हम प्रयास करेंगे। देन इसके बाद देखिए कि जो बेसिकली टर्म न्यूज़ में थी, प्राइस कैपिंग, ये क्या थी, किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुई थी, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। कई बार प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि न्यूज़ में अगर कोई वर्ड जो था बहुत ज़्यादा बज क्रिएट कर रहा था तो वो पूछ लेते हैं कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ये जो शब्द है ये किस संदर्भ में जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इस तरह से। देन हम लास्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट रिलीज़ की गई हैं। वो रिपोर्ट्स किस बारे में थी, क्या उन्होंने दुनिया को बताने की कोशिश की है और क्या सिफारिशें उन्होंने की है उस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं निवेदन करती हूँ आप लोगों से कि आप टेक्स्ट बुक चैनल के साथ खुद तो बने ही रहिए, बाकी दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आज आप पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में आपकी जेन्युइन फीडबैक्स का हमें जो है इंतज़ार रहता है, तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत जोश के साथ। पहली न्यूज़, एक्सटेंशन ऑफ रोड टैप स्कीम। पहले तो ये जो रोड टैप स्कीम है इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये जो स्कीम है बेसिकली पहले ये कुछ चीज़ों पर लागू होती थी, या आप कह सकते हैं कि सर्टेन गुड्स पर इस फ़ायदा देने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, सर्टेन सेक्टर्स पर। अब कुछ और सेक्टर इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं, जैसे अब फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, आयरन और स्टील के सेक्टर को भी इसमें जोड़ दिया गया है। यानी कि अगर इन सेक्टर का भी कुछ गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रोड टैप स्कीम के तहत आपको जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। समझते हैं। दरअसल देखिए, रोड टैप स्कीम की कहानी शुरुआत होती है 2021 में। 2021 में सरकार की इससे पहले एक योजना थी, दैट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, उसको रिप्लेस कर लाया गया था। भाई पहली स्कीम क्यों रिप्लेस की, तो हुआ क्या था, देखिए सरकार ने कहा हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तब होंगे जब उनके जो प्राइस हो वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete कर सके। यानी कि बहुत महंगा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो कोई क्यों खरीदेगा। तो इसलिए सरकार ने कहा एक तुम थोड़ी बहुत सब्सिडी देंगे, दूसरा क्या होगा जो टैक्स ड्यूटी सेंट्रल के या स्टेट के कुछ लगते हैं एक्सपोर्ट करने वाले आइटम्स पर, उनको जो है बेसिकली क्या करेंगे हम वापस कर देंगे। कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसी थी। लेकिन जो अमेरिका था वो भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले गया कि भाई आप अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के नियम होते हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, आप सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ वाले जो व्यापारी हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। हुआ ये कि WTO ने इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग दिया, दैट मीन्स हमें जो है अब उस स्कीम को या उसमें दी जाने वाली सब्सिडी को हटाना पड़ेगा। तो वो हुआ 2021 में, हम उसकी जगह रोड टैप स्कीम को ले आए। अब रोड टैप स्कीम के अंदर हमने ये एक ऑब्जेक्टिव रखा कि जो भी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई टैक्स लगता है, कोई ड्यूटी लगती है, तो उसको हम आपको क्या है क्रेडिट कर देंगे। राइट, आपका एक अकाउंट बन जाएगा, उसके अंदर आपने उसकी रिसिप्ट वगैरह डालनी होगी। ठीक है, जितना भी आपका एक्सपोर्ट का एक कॉस्ट होगी वो तो ठीक है, वो तो आपको देनी है। उसके ऊपर जो टैक्स या ड्यूटी लगे हैं उनको आपको
वापस से क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसको आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं। कहने की बात ये थी, अगर किसी गुड पर जो टैक्स और ड्यूटी लग रहे थे वो आपको वापस मिल जाए, तो अब आप जो अपने एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उनको सस्ता बेच पाएंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी यह कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। ये इसके पीछे का एक एम था। आइए समझते हैं। 2021 में इसको लाया गया। यहाँ पे क्या था, जो सेंट्रल, स्टेट और कुछ लोकल ड्यूटीज़ या टैक्सेस लगते थे एक्सपोर्टर्स पर, उनको रिबेट करना था, हटाना था। और क्या करना था, बेसिकली ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट देनी थी, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने देनी थी। ठीक है, ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट आपको दी जा रही थी इन ड्यूटीज़ टैक्सेस को रिबेट करने के लिए, राइट। इसका मतलब ये था कि ज़ीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है प्रोवाइड करना है। नो डोमेस्टिक टैक्सेस आर एडेड टू गुड मेंट फॉर एक्सपोर्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई कोई भी घरेलू कर या फिर ड्यूटी उन गुड्स पर नहीं लगेगी जिनको आप एक्सपोर्ट करने के पर्पज से ले रहे हैं। ठीक है, ये इसका बेसिकली औचित्य था। अगर मेन एम की बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट्स को मोर कम्पिटिटिव बनाना, हमारे निर्यात जो हो रहे हैं उनको ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना। अब देखिए, ये जो बेसिकली स्कीम है, इसको लेकर माय गवर्नमेंट पे बेसिकली आप कह सकते हैं ग्राफिक डाला हुआ था, जो ये कहता है कि स्कीम ऑफ रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रोडटैप। ये क्या है, तो एक मैकेनिज्म है जहाँ पे टैक्सेस या ड्यूटी जो लेवी की गई है सेंट्रल या स्टेट या लोकल लेवल पर, है ना, उनको रिम्बर्स कर देना, जो कि फिलहाल नहीं किया जा रहा था। ठीक है, फिर ये कह रहे इससे इंडियन एक्सपोर्ट क्या होंगे, कोस्ट कम्पिटिटिव होंगे, और इससे फाइनली जो है एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट भी मिलेगा। लेट मी सेलेक्ट द पेन प्लीज, जस्ट फाइंडिंग, ओके गॉट इट। चलिए, तो ये हो गया। फिलहाल जो स्कीम थी MEIS, जिसके बारे में मैंने बताया था, उसको शिफ्ट करके रोडटैप लाई गई है। ठीक है, ये बता दिया। और बेसिकली जो इम्प्लीमेंट होगी एंड टू एंड डिजिटाइजेशन के थ्रू होगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिजिटली जो है तरीके से यहाँ पे सारा का सारा काम होगा। पेपर वर्क को धीरे धीरे क्या है गवर्नमेंट वैसे भी ख़त्म कर रही है। चलिए, सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट इज क्लियर। चलिए, दूसरा देखिए, चेंजेस इन UPI। तो जो RBI के गवर्नर हैं, उन्होंने रिसेंटली कुछ एडिशनल फंक्शन फीचर्स जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर ऐड किए थे, उनके बारे में बताया था। तो क्या चेंजेस हुए, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। दो तरह के चेंजेस हुए हैं। एक चेंज ये हुआ है सिंगल ब्लॉक मल्टीपल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये फीचर अब दे दिया गया है। दूसरा, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम था, इसके जरिए जो हम पेमेंट करते थे, उसमें कुछ चेंज हुआ है। पहले समझते हैं सिंगल ब्लॉक मल्टीपल ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है। देखिए, UPI में सिंगल ब्लॉक सिंगल ट्रांजैक्शन की तो सुविधा अभी भी थी। इसका मतलब ये था, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, तो जब आप होटल में जाते हैं अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है कि उस होटल की आपने जो भी सर्विसेज वगैरह ली, जब आप उसका भुगतान करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, वो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह UPI के जरिए भी एक सिंगल ब्लॉक सिंगल ट्रांजैक्शन आप कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने क्या किया, कहीं पे शॉपिंग जो है आपने की, ठीक है, तो एक सर्टेन अमाउंट आपका जो है ब्लॉक हो गया, जो उस शॉपिंग की ट्रांजैक्शन के लिए आपको हेल्प करेगा। लेकिन कई बार मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर भारत की बात करें तो अभी भी ई-कॉमर्स जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं आजकल, उसमें हम अभी भी 50% कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मैं भी करती हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें उम्मीद नहीं होती यार टाइम से सामान आएगा कि नहीं आएगा, डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, तो हम कोशिश करते हैं डिलीवरी हो जाएगी तब हम कैश में पेमेंट कर देंगे। हम होल्ड करके रखना चाहते हैं पेमेंट को, है ना, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, आइदर तो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा जब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, या फिर आप जो है कैश पेमेंट करते हो। इस कैश पेमेंट में जो मर्चेंट है, अब उसके साथ भी एक दुविधा है। उसको लगता है यार सामान ऑर्डर तो कर लिया कस्टमर ने, मैं पूरा एक लॉजिस्टिक का खर्चा लगा के एक डिलीवरी बॉय को लेके पूरा सामान घर तक भेजूंगा भी, पता चला वहाँ जाके बोल दे भाई मुझे तो लेना ही नहीं है, तो पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो चीज़ें प्रॉब्लम है वो तो हुई। तो कस्टमर को भी अच्छा लगे, मर्चेंट को भी अच्छा लगे, इसके लिए हमने क्या एक फीचर लेके आए, सिंगल ब्लॉक मल्टीपल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन पे शॉपिंग की, आपने
आपने 3-4 जो है आपने कोई पीनट बटर खरीदा किसी और से, है ना, कोई और वहाँ पे बेचने वाला था, आपने कोई शर्ट खरीदी वो किसी और सेलर से खरीदी, देन आपने शायद अपने ऑफिस का कुछ सामान खरीदा, फाइल वगैरह, तो आपने अलग अलग सेलर से कुछ चीज़ें खरीदी। आपने एक सिंगल ऑर्डर प्लेस किया लेकिन अलग अलग सेलर थे उसमें, राइट। अब क्या है, यूपीआई आपको एक ऑप्शन देगा कि आपका सिंगल ब्लॉक पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो जाएगा, सर्टेन अमाउंट फिक्स हो जाएगा, जैसे एस्क्रो अकाउंट में हो जाता है, सर्टेन अमाउंट फिक्स हो जाएगा। जब इन सामानों की आपके पास डिलीवरी होती रहेगी वैसे वैसे ये पैसा आपके अकाउंट से कटता रहेगा। तो ना तो ये ऑनलाइन पेमेंट हुआ ना तो ये कैश ऑन डिलीवरी हुआ, उसके बीच में कहीं एक इनोवेटिव तरीका हो गया। इससे कंज्यूमर भी सेटिस्फाई है कि जब डिलीवरी होगी तभी पैसा कटेगा, मर्चेंट भी सेटिस्फाई है कि भाई डिलीवरी अगर एक बार हो गई, अब मना ही कर दे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर डिलीवरी एक बार कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली पेमेंट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पैसा उधर है, ठीक है। तो ये एक तरह से लेके आई है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो रिकरिंग पेमेंट्स होती थी और सिंगल ब्लॉक पेमेंट्स होती थी, इनकी फंक्शनैलिटी तो पहले से भी थी बट इसमें कुछ जो है चेंज हुआ है। तो अब कस्टमर्स को क्या अलाउ किया जाएगा, वो फंड को ब्लॉक कर सकते हैं, मल्टीपल पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे एज ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या है, इम्प्रूव होगी, ठीक है। सिक्योरिटीज़ वगैरह में भी इन्वेस्ट करना आसान होगा। सरकारी प्रतिभूतियां जब आप खरीदते हैं उसका भी एक ऑप्शन आपको इसी तरीके से अब आरबीआई ने दे दिया है, ठीक है। फिर क्या है, अगर आप सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं जो कि आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, उसमें भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या चेंज आया, दूसरा आया भारत बिल पेमेंट सिस्टम पेमेंट्स में। देखिए पहले क्या था ना कि इसके द्वारा जो आप पेमेंट करते थे वो रिकरिंग नेचर की जो होती थी उसी को कर पाते थे। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाली, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, है ना, और ये क्या है पर्सन टू मर्चेंट होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है, सारे कैटेगरीज की पेमेंट, है ना, और कलेक्शन इसके माध्यम से हो सकते हैं, रिकरिंग भी और नॉन रिकरिंग भी। बार बार होने वाला ऑप्शन भी इससे कर सकते हैं, बार बार ना होने वाला भी कर सकते हैं, और सारे टाइप के बिलर्स को, बिजनेसेस को भी और इंडिविजुअल्स को भी। भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप पे कर ही रहे थे, अब मान लीजिए किसी प्रोफेसर से आपने क्या है एजुकेशन से रिलेटेड कोई सर्विस ली, तो अब उसको भी आप कर पाएंगे पेमेंट, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, इंडिविजुअल्स को ही। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है वो दरअसल जैसे पेमेंट फ़ी है किसी प्रोफेशनल सर्विस की, एजुकेशनल की, टैक्स पेमेंट या फिर रेंट का कलेक्शन वगैरह सब हो पाएगा। तो मोर इजी बना दिया गया है, मोर कस्टमर सेंट्रिक बना दिया गया है, मोर ईज टू एक्सेस जो है चीज़ें यहाँ पे बना दी गई है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब यूपीआई के बारे में अपने बेसिक्स थोड़े से क्लियर कर लेते हैं। तो रियल टाइम इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, राइट। किसने बनाया है, एनपीसीआई है ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। ये क्या करता है, इंटर बैंक पीयर टू पीयर और पर्सन टू मर्चेंट, ठीक है, दोनों तरह की ट्रांजेक्शन्स को सुविधा देता है। इंटर बैंक भाई एसबीआई से आईसीआईसी में कर सकते हो, पीयर टू पीयर दो लोग आपस में कर सकते हैं, पीयर टू मर्चेंट है ना, पीपल टू मर्चेंट आप जाके किसी बिजनेस कंपनी वगैरह को भी कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ना, एपीआई, उस पर काम करता है। जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है इसमें से जो ओपन वन है उसको पब्लिक वन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन के लिए जो प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत होती है, उसके जो सोर्स कोड वगैरह होते हैं वो एक ओपन प्लेटफॉर्म पर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब किसी डेवलपर को अगर वहाँ से कोई हेल्प चाहिए, वो कुछ लेना चाहता है तो उसको यूज़ करके बना सकता है। इस तरह से इनोवेशन को बहुत बढ़ावा मिलता है क्योंकि चीज़ें आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दी, है ना। एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी प्रोग्रामिंग की कोडिंग वगैरह डिटेल्स वगैरह पड़ी हुई है, वहाँ से चीज़ों को आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यूपीआई भी ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पर बना हुआ है। इसका बेस क्या है, तो जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस होता है उसका बेसिकली बेस है। इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्लियर। अब अगर कभी आपसे यूपीआई पे कोई मेंस का क्वेश्चन आता है तो देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई इतना न्यूज़ में है, यूपीआई के अंदर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत बढ़ गए हैं, और अभी ये जो सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल ट्रांजेक्शन वाला फीचर आ गया है तो आने वाले टाइम में क्रेडिट कार्ड को भी चुनौती देगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें
उसमें भी हम यूपीआई को लेके काम कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, इसलिए न्यूज़ में था, देखो यहाँ पे देखिए, पे और रिक्वेस्ट मनी इंस्टेंटली 24/7, भले बैंक की छुट्टी हो, कभी भी जब चाहे दिल चाहे यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो सकता है। सारे बैंक अकाउंट इसके द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं सिर्फ एक ऐप पर। एक ऐप की ज़रूरत है, डैट इज़ भीम, और यूपीआई के थ्रू आप सारे बैंक अकाउंट उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी को भी अपना एटीएम कार्ड की डिटेल या अकाउंट कार्ड की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूपीआई आईडी की ज़रूरत है, पेमेंट उससे हो जाता है। पहले होता था ना कि या तो आपको अपनी एटीएम कार्ड की डिटेल देनी पड़ती थी, बैंक डिटेल के बिना कभी पैसा इधर उधर होते देखा है यूपीआई से पहले, है ना। तो चलिए भैया, किसी को भी बैंक डिटेल शेयर करने की ज़रूरत नहीं, पेमेंट डायरेक्टली वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे यहाँ पे हो जाती है। फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बीच में थर्ड पार्टी को पैसा नहीं देना है। कोई मर्चेंडाइज डिस्काउंट रेट टाइप किसी मर्चेंट को जो है बेचारे को देना पड़ता था वो स्वाइप मशीन के लिए, है ना, उस तरह का कंज्यूमर को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, कंप्लेंट्स भी रेज़ हो सकती हैं, वो भी मोबाइल ऐप से ही। अगर कोई इशू है, पेमेंट गलत हो गई, कुछ था, तो कस्टमर केयर का भी ऑप्शंस है, उसके लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐप पे हो सकती है। तो यूज़र सेंट्रिक चीज़ों को ये दिखाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपको दिखाता है, क्लियर। चलिए थर्ड टॉपिक, अब देखिए थर्ड टॉपिक क्या है कि जो सेंट्रल और स्टेट्स है उनके पेंशन बिल को लेकर कैग ने क्या है कुछ डाटा दिया है, कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए उनकी बेसिकली एक रिपोर्ट आई, दैट इज यूनियन एंड स्टेट फाइनेंस एट अ ग्लेंस 2019-20। भाई कैग के बारे में एक वर्ड लिखा जाता है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करते हैं, तो भले ही आप 22 में हो, उन्होंने जो सरकारी खर्चा है 19-20 का उसकी रिपोर्ट दी है। वेल ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है राज्य सरकारों का या फिर केंद्र सरकार का, उसमें पेंशन वाला हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे एक कीवर्ड आया, दैट इज कमिटेड एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है ना। पहले तो हमें ये भी पता हो कि भाई सरकार के जो खर्चे होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखो क्या कहा कि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, उसमें एक मेजर कंपोनेंट के रूप में क्या है, जो पेंशन पे खर्चा हो रहा है वो एक उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करें तो दो टाइप के मेजरली होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनसे बेसिकली कुछ जनरेट नहीं हो रहा है जो कल को गवर्नमेंट को वापस से कुछ आप कह सकते हैं फ़ायदा देगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ एसेट वगैरह ऐसा क्रिएशन होता है जो कल को आपको पे बैक भी करता है। इन अ वेरी जनरल टर्म बेसिकली क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसा खर्चा जिससे ना तो कोई एसेट क्रिएट हुआ ना ही कोई भाई लायबिलिटी रिड्यूस हुई, ठीक है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कुछ एसेट या तो क्रिएट करता है या इससे कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। तो देखो अगर आपने लोन पर इंटरेस्ट चुकाया ब्याज, तो क्या इससे कोई एसेट क्रिएट हुआ? नहीं। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं। तो बेसिकली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। ब्याज चुकाने से ना तो कोई जिम्मेदारी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, ना ही कुछ एसेट क्रिएट हुआ। लेकिन मान लो कल को मैं कहूँ कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एक हाईवे बना रहे हैं जो दिल्ली से चेन्नई के बीच के डिस्टेंस को बहुत कम कर देगा, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। दूसरा कल को उसके टोल टैक्स वगैरह से गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा भी होगा। इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। आगे समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। भाई सैलरी और पेंशन के जो आप पेमेंट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसीलिए अब डेफिनेशन पे आ जाओ, सैलरी और पेंशन कैसा खर्चा है, ना तो इससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है, तो बस देना है तो देना ही है, ठीक है। जैसे ग्रांट और सब्सिडी, किसी को अनुदान दे दिया, सब्सिडी जो हम देते हैं है ना, यूरिया पे सब्सिडी, फूड सब्सिडी, उसका भी कुछ तो ऐसा है नहीं, ठीक है। एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज पे जो कि वेलफेयर स्टेट को करना पड़ता है ये, और डिफेंस सर्विसेज पे, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, पहले तो मैंने बताया रोड ब्रिज, अगर आप कुछ बना रहे हो, अगर भूमि या मशीनरी कुछ खरीदी है,
अगर मशीन या ज़मीन कुछ ऐसा खरीदा है ना, या फिर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, भाई शेयर बदले में क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, मालिकाना हक आपने खरीदा है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर लोन्स टू स्टेट एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, ठीक है, अगर आपने लोन दिया कल को उस पर इंटरेस्ट आएगा, तो ये भी। और रिपेमेंट ऑफ लोन्स, अब नाउ कंपेयर टू दिस वन, अगर रिपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं तो क्या हुआ, सरकार की एक लायबिलिटी कम हुई, हमने उधारी चुका दी, हमारी एक जिम्मेदारी खत्म हुई, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट हम जो ब्याज चुका रहे हैं वो तो बस उस लोन को लेने की एक सजा भुगत रहे हैं, वो उधर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली इस तरह का एक्सपेंडिचर होता है। तो माना जाता है कि अगर सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, तो मतलब हम सही दिशा में चल रहे हैं, अच्छा खर्चा कर रहे हैं, कल को रिटर्न मिलेगा, या कम से कम कुछ लाइबिलिटीज़ कम हो रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नेग्लिजिबल कभी नहीं किया जा सकता भाई, सैलरी, पेंशन, हेल्थ, एजुकेशन, सब्सिडी, ये सब पे खर्चा करना ही पड़ेगा, बट इनको जितना कम आप रखेंगे उतना बेटर होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, सैलरी और पेंशन रेवेन्यू में आता है, तो अगर सरकार का पेंशन वाला बिल ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, राइट। अब ये कुछ होते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो बेसिकली देने ही देने, नाम से समझ जाओ ना, कमिटेड है भाई, इसको तो देना ही है। देखो ये बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट में होते हैं, अगेन ये सैलरी वैलरी सब, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट चुकाना है तो चुकाना ही है, तो ये रेवेन्यू अकाउंट में होते हैं। जैसे कि भाई इंटरेस्ट चुकाया, सैलरी पे खर्चा, पेंशन पे खर्चा, सब्सिडी पे खर्चा, ये कमिटेड एक्सपेंडिचर है सरकार के। एक बार को ब्रिज बनाना बोल सकते हैं भाई, इस बार नहीं अगली बार बना देंगे, ये तो करना ही पड़ता है ना। तो अगर कमिटेड एक्सपेंडिचर सरकार के ज़्यादा हाई है, इसका मतलब सरकार के पास जो रेवेन्यू आ रहा है, सरकार की जो कमाई है, सरकार का जो पैसा है, उसमें सरकार के पास कम ऑप्शन बचेगा कि वो कुछ और भी कर सके। भाई मान लीजिए सरकार के पास क्या आया, 100 रुपये रेवेन्यू में आए हैं टोटल, ये सरकार की कमाई है। अगर इसमें से मान के चलिए कमिटेड एक्सपेंडिचर आपका सिर्फ 40 हो, तो सरकार के पास 60 रुपीज़ है ना, जिनको सरकार अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए खर्च कर सकती है। लेकिन मान लो ये जो 40 है ये बढ़ के कितना हो जाए, 70 हो जाए, तो अब सरकार के पास कितना कम ऑप्शन बचा कि वो कुछ बेटर जगह खर्च कर पाएगी, ताकि जो है कल को इंडिया की इकोनॉमी में, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम कर सके, राइट। तो यही है कि भाई इसका मतलब ये होता है कि सरकार के पास लेजर फिजिबिलिटी आ जाती है, जो सरकार के रेवेन्यू खर्चे बेसिकली अगर ऐसे हो तो, मतलब समझ में आ गया। अब सरकार के पास मैंने क्या कहा भाई, एक रेवेन्यू यानी कि कमाई होती है, एक एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है। कहाँ से कमाई आती है, कहाँ खर्चा जाता है, मोटा मोटा। तो देखिए पैसा आता कहाँ से है, सबसे पहली बात तो क्या से आता है भाई, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है, इनकम टैक्स लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, कस्टम्स हैं आपके, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है कुछ आपके जो टैक्स से नहीं आ रहे बट रेवेन्यू की फॉर्म में आ रहे हैं, फिर बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, सरकार ने कुछ पैसा भी उठाया वगैरह है ना, आरबीआई वगैरह के थ्रू। चलो ये तो पैसा आया, खर्चा कहाँ का होता है, सब्सिडी में खर्चा होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में खर्चा होता है, पेंशन में होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्चा होता है, फिनांस कमीशन और जो अदर ट्रांसफर्स होते हैं, राज्यों को भी तो देते हैं ना हम पैसा, ठीक है। स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का, भाई जो जीएसटी है मान लो पूरा ले लिया, उसमें से वापस भी तो करना हुआ ना राज्यों को, ठीक है। फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी हुई, डिफेंस के खर्चे हुए, ये रुपया आता है, ये रुपया जाता है, यहीं पे आप देखेंगे पेंशन वगैरह भी एक ऑप्शन बनता है। अब चिंता की बात क्या है, देखो भाई 19-20 में सरकार का जितना भी टोटल रेवेन्यू का खर्चा था, उसमें से कमिटेड एक्सपेंडिचर 37% था, यानी कि 37% तो सरकार का ब्लॉक हो गया, इसको और कहीं यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें से भी 37% इंटरेस्ट पेमेंट पे यूज़ हुआ, 19% एक्सपेंडिचर पेंशन और सैलरी पे हुआ, 14% वेजेस पे हुआ। ये दिखाता है कि सरकार का जो पेंशन पे खर्चा है वो दरअसल सैलरी और वेजेस के खर्चे से कहीं ज़्यादा है। स्टेट्स की बात करें तो 3 राज्यों की भी यही हालत है कि उनके यहाँ पेंशन का जो बिल है ना, वो जितनी सैलरी और वेज एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे ज़्यादा है। जैसे गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, 19-20 के डाटा की ये बात थी। अब अगर सरकार वो लोग, भाई पेंशन किसको देते हैं, जब रिटायर हो गया
है ना, वो अब काम तो कर नहीं रहा, अब हम उसको पेंशन देते हैं। आप उनको अगर ज़्यादा पैसे पेंशन में खर्च कर रहे हो, जो काम ही नहीं कर रहे कंपैरेटिवली उनके, जिनको सैलरी देनी है, वेजेस देने हैं, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को क्या ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ आया? चलिए चलो फोर्थ टॉपिक पे। हैवी तो नहीं हो रहा, आसान है। चलिए देखिए, कैपिंग द प्राइस ऑफ रशियन ऑयल एक्सपोर्ट। यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रशियन ऑयल प्राइस कैप बैन। तो हुआ क्या, वेस्टर्न कंट्रीज, G7, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने मिलके कहा हम रशियन जो ऑयल है इसको लेके कुछ सोचते हैं, क्योंकि ये बेच रहे हैं अपना तेल, तेल बेचने से इनके पास आ रहा है पैसा, पैसे का यूज़ कर रहे हैं ये वॉर को फंड करने में, तो हमें इस ऑयल को लेके कुछ करना पड़ेगा। अब ऑयल बिकना बंद हो जाए ये तो हो नहीं सकता। एक काम करते हैं, प्राइस कैप लगा देते हैं, भाई इतने प्राइस पे कोई ऑयल खरीदता हो तो खरीद लो, इससे ऊपर अगर आपने खरीदा तो ठीक नहीं होगा। इसका एक क्या ठीक नहीं होगा कि जो ज़्यादातर यूरोपियन कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस वगैरह देती हैं उन जहाज़ों को जो तेल लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो कंपनीज इनको इंश्योरेंस नहीं देंगी। देखिए, कल को तेल लीक हो जाए, कल को शिप में कुछ विस्फोट वगैरह हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो जो ये बेसिकली तेल एक जगह से दूसरी जगह आता है ना, ये जो तेल इतना महंगा होता है, ये सिर्फ इसलिए महंगा नहीं होता कि तेल की कीमत ज़्यादा थी, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट, उसमें इंश्योरेंस की कॉस्ट, ये सब मिलके वो महंगा बनता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस के बिना एक जगह से दूसरी जगह तेल जाना नॉट पॉसिबल, नॉट ईजी, राइट। और ज़्यादातर कंपनी कौन सी है? यूरोप की है। अब यूरोप अगर ये कहते या बाकी कंट्रीज मिलके ये कहते कि अगर आपने इस लिमिट से नीचे तेल जो है कोई खरीद रहा है, इस लिमिट से नीचे आपका तेल जा रहा है शिप में, तब तो ठीक है, ऊपर होगा तो हम जो है नहीं खरीदेंगे, ना किसी और को खरीदने देंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस भी नहीं देने देंगे। यहाँ पर करना क्या था, ऑयल के लिए प्राइस को ना कम लिमिट पे सेट करना था, जिससे रशिया को बेनिफिट या फिर प्रॉफिट ना मिल सके। जो मार्केट में ऑयल की कीमत चल रही थी ना, उससे नीचे सेट करी थी ये लिमिट, ठीक है, ताकि उनको प्रॉफिट ना हो पाए। हालांकि रशिया ने इसका तोड़ निकाल लिया, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या कहा कि भाई ये कैप लगा दी रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट पे, कितनी? $60 पर बैरल, ठीक है। और ये क्या था, अटेम्प्ट था उनकी जो फॉसिल फ्यूल की अर्निंग्स थी उस पर बेसिकली एक स्टॉप लगाने का, ठीक है, ताकि जो मिलिट्री इन्वेंशन उन्होंने यूक्रेन में किया है, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो ना हो पाए। ये जो प्राइस कैप रेगुलेशन है ना, ये एक तरीके का इकोनॉमिक रेगुलेशन है, जो एक अपर लिमिट लगा देता है प्राइस पर, है ना, जो एक यूटिलिटी प्रोवाइडर चार्ज कर सकता है। यूटिलिटी प्रोवाइडर मतलब जो कोई चीज़ बेच रहा है ना, वो मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है, प्राइस कैप इसको दिखाता है। तो अगर प्राइस कैप कभी पूछ लिया जाए तो हमें पता है मतलब क्या है, किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ था। इम्पैक्ट क्या होगा भाई, पहले से ही ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा अनसर्टेन है, इसमें और अनसर्टेनिटी आएगी, है ना, सप्लाई वगैरह को लेके इशू आएगा। दूसरा क्या है कि जो फर्म ऑयल को शिप करती हैं उनको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उन्हीं रशियन क्रूड के साथ डील करना पड़ेगा जो $60 पर बैरल पर हो या इससे कम हो। रशिया, चाइना और इंडिया इसके बदले अपना एक क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइडर नेटवर्क जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूएस, यूके और यूरोप वगैरह जो है उनको हमेशा धमकी देते रहते हैं। हालांकि रशिया ने अपना एक अलग से इस तरह का नेटवर्क बना भी लिया है। तो ये था, लेकिन रशिया ने इसके बदले क्या कह दिया, उन्होंने एक प्राइस फ्लोर सिस्टम ले आए। उन्होंने क्या कहा, हम जितनी कीमत कोट करेंगे, अगर इतने में लेना हो तो लो, नहीं तो हम ऑयल ही नहीं बेचेंगे, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारी एशियन कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना, लेने के लिए तैयार हैं, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। उन्होंने कहा या तो हम प्राइस सेट कर देंगे, या हम किसी को कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं ये सेट कर देंगे, और टाइम टू टाइम हम रिव्यू करेंगे कि हमें कितना रखना है। सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पे जो है रशिया को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा इस तरह की प्राइस कैपिंग लगा के आप मार्केट को डिस्टोर्ट नहीं कर सकते, मार्केट को हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलने देना चाहिए। तो ये सारा एक मुद्दा था, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, रशिया में कट ऑयल आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू G7 प्राइस कैप, पुतिन सेज, उन्होंने कहा हम किसी को भी उस तेल नहीं बेचेंगे जो इस प्राइस कैप वाले सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। आने वाले टाइम में हम एक डिक्री भी इस तरह से रिलेटेड निकाल देंगे, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ अ लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो देखिए लेबर जो है उसमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है पोस्ट पेंडेमिक एरा में। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इनके द्वारा बेसिकली 2 रिपोर्ट पब्लिश की गई। वन इज ग्लोबल वेज रिपोर्ट, सेकेंड वन इज एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022। इसमें उन्होंने क्या बताया, जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है ना, वैश्विक रूप से जो एक बेसिकली क्या है, रोजगार को लेकर एक जो सिनेरियो है उसके बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी है ना। वेजेस पर पेंडेमिक के बाद जो भी आप कह सकते हैं फ़र्क पड़ा है या असर पड़ा है, उस सब को लेकर रिपोर्ट क्या कहती है। तो जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 है वो ये कहती है, भाई देखो ट्विन क्राइसिस पड़ा है। पहले तो इन्फ्लेशन और कोविड-19 ने पहले ही चीज़ें ख़राब कर दी थी कि लोगों के रियल मंथली वेजेस गिर गए थे। रियल मंथली वेजेस कितना होता है, देखो मान लो किसी की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 है, ठीक है। अब उस सैलरी को आज के हिसाब से नापा तो 50,000 है, लेकिन उसकी सैलरी में जो मान लीजिए 50 से बढ़ के 55,000 हो गई, प्रमोशन हो गया। लेकिन इस दौरान महंगाई कितनी बढ़ी है ना, उस महंगाई से, उस इन्फ्लेशन के साथ जब आप एडजस्ट करेंगे तब आपको उसका रियल वेज पता चलेगा। तब पता चलेगा वो 55,000 एक्चुअली में बढ़े हैं कि ख़त्म हुए। क्योंकि देखो बेसिक से कॉन्सेप्ट समझो, जो इन्फ्लेशन होती है ना वो बेसिकली क्या करती है, मनी की वैल्यू को गिरा देती है। मनी की वैल्यू को गिरा देती है मतलब हो सकता है पहले आप 20 रुपीज़ में 1 किलो चीनी खरीद पाएँ, लेकिन अब हो सकता है 40 रुपये में 1 किलो चीनी खरीद पाए। तो पैसे की कीमत गिर गई ना, चीनी 1 किलो ही है लेकिन पहले कम पैसे में आ रही थी, अब ज़्यादा पैसे में आ रही है। तो जब महंगाई बढ़ती है पैसे की कीमत गिरती है। तो हो सकता है 50 से 55,000 सैलरी तो हुई हो, लेकिन उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ी हो तो पैसे की कीमत आपकी कम है। तो रियल वेज कितना है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया रियल मंथली वेजेस जो है गिरे हैं। और जब ये एक आप कह सकते हैं वैश्विक तौर पर एक स्लो डाउन आने की संभावना लगाई जा रही है, तब तो और प्रॉब्लम हो रही है। यूक्रेन में जो ये वॉर चल रहा है, एक एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, इन सब चीज़ों ने मिलकर सिचुएशन को क्या है एग्रीवेट कर दिया है। ठीक है, जो एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022, ये जो दूसरी रिपोर्ट थी, इसने बताया एशिया पैसिफिक रीजन में 22 मिलियन जॉब लॉस्ट हुई हैं। और कितना ले ऑफ हो रहा है यार, है ना। हमेशा हम न्यूज़ देखते हैं इस कंपनी ने इतने निकाल दिए, इस कंपनी ने इतने निकाल दिए। ये तो स्किल्ड वर्कर्स का हाल है। जो लेस स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके साथ तो समस्या क्या है और भी गंभीर है। थोड़ा सा ILO के बारे में देख लेते हैं। ये ओनली टाइपेटेड यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। बेसिकली इसमें एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट्स सब मिलके बैठते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को साथ लेके आती है। 187 मेंबर स्टेट है इसके अंदर, भारत भी इसका मेंबर है। इसका काम क्या है, सबके लिए, मेन और वुमेन सबके लिए डिसेंट वर्क प्रमोट हो, लेबर स्टैंडर्ड्स बनाए जाए, पॉलिसीज़ वगैरह बनी जाए। इनको 1969 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था अच्छे काम के लिए, है ना। और ये शुरुआत और जो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी, है ना, उस टाइम पे जो लीग ऑफ नेशंस थे उनके द्वारा जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट देख सकते हो, एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपने क्या है सॉल्व करना है। ये इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन दिया गया है। यहाँ पर आपसे UPI के बारे में जो है प्रश्न पूछा गया, आंसर मत देखिएगा, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है। फिर यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में है। अगेन आप इसका आंसर जो है करने का ट्राई कीजिएगा। PDF अगर आपको इन नोट्स का चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे उम्मीद है कि ये नई सीरीज़, ये नया इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा, आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और एक जो समस्या रहती है कि करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करें, ये कम से कम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं सुबह को, शाम को हम आपको वीकली करंट अफेयर दे रहे हैं। इतना करंट अफेयर काफ़ी है, इतने से एग्ज़ाम हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक। बहुत जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।